viewers, this is मेरी बहा इमरान and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है मेजर रजा ने और पाकिस्तान सॉरी सॉरी सर, मैं उल्टा बोल गई। जाने दे। क्या बोलिए आपने? मैंने बोल दिया कि इंडिया से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। हाँ बोलिए, पाकिस्तान से ज्वाइन किया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने। आप बोले आप तो आज। हाँ, इसमें क्या बुराई थी, जाने देते हैं आप। ठीक है सर, ऐसे स्टार्ट करते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने पाकिस्तान से और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मेजर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। वेलकम, बहुत शुक्रिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है अल जजीरा का एक इंटरव्यू जो कि हमारी जो मिनिस्टर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हिना रबानी खर के हवाले से है। उसकी बैकग्राउंड पे बात करेंगे और उसका जो उनके जो स्टेटमेंट्स हैं ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से उस पर बात करेंगे। तो आगाज आज हम जो है वो डॉक्टर साहब से करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब ने तो वैसे ही स्क्रीन बंद कर लिया है। डॉक्टर साहब आप करें मुझसे आगाज करें आप। जी, आज आपसे आगाज करना चाह रही हूँ। क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट्स को, ऑपरेशन सिंदूर की हवाले से जो हिना रबानी खर ने जो स्टेटमेंट पास की है अल जजीरा में इंटरव्यू देते हुए, और इस पर आप अपना ओपिनियन बताइएगा और बैकग्राउंड बताइएगा। स्टेटमेंट तो कोई दिया नहीं, वो एज यूजुअल फॉर विच पाकिस्तान इज फेमस और इफ आई मे से इनफेमस, वही वो कर रही थी, झूठ बोल रही थी सरेआम दोपहरी में, जिसे कहते हैं दिन दहाड़े। तो अल जजीरा के जो, हालांकि आई मस्ट कन्फेस दैट आई हैव नॉट सीन दैट इंटरव्यू पर्सनली, नेवरदलेस जो वो ये कह रही थी जो पाकिस्तान की आर्मी है वो उसके एक आतंकवादी जो मरे थे ऑपरेशन सिंदूर में, उनके नमाजे जनाजा को पढ़वाने वाला व्यक्ति स्वयं एक आतंकवादी था और पाकिस्तान की आर्मी वहां पे मौजूद थी। तो वो ये कह रही थी कि जी नहीं, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं हाफिज अब्दुल रऊफ वो दूसरा है, ये हाफिज अब्दुल रऊफ दूसरा है, कई हाफिज अब्दुल रऊफ हो सकते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए अल जजीरा दूरदर्शन नहीं है, कभी गलतफहमी में हो, अल जजीरा उसने काउंटर कर दिया कि भाई आप झूठ बोल रही हैं मोहतरमा, वो जो व्यक्ति है उसकी फोटो ये है, उसका नेशनल आईडी कार्ड ये है और इसी व्यक्ति के आईडी जो नेशनल आइडेंटिटी नंबर है उसको जो है अमेरिका ने अपने यहाँ बैन कर रखा है। अमेरिका का एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, जो कि सैंक्शन लिस्ट इशू करता है। उसमें जो ये हाफिज अब्दुल रऊफ हैं जिनकी जन्म तिथि 25 मार्च 1973, दैट मींस 25 मार्च 1973, ये सियालकोट पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान में ये इनका जन्म हुआ है। इनको बैन किया गया, उनकी पूरी लिस्ट दे दी गई। इनका नेशनल आइडेंटिटी नंबर मैं यहाँ लेना नहीं चाहूंगा, हालांकि ये पब्लिक में है, लेकिन जस्ट फॉर द हेक ऑफ मोरालिटी आई वुड नॉट टेक दिस नंबर। तो वो उन्होंने कहा, तो ये झूठ क्या है? अभी आप मेजर साहब से पूछेगा, वो मेजर साहब भी यही बोलेंगे कि नहीं वो कोई आतंकवादी नहीं था, बल्कि वो आदमी दुनिया का बहुत बड़ा नोबेल पीस प्राइज विनर है और उसने जो है ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की है कि कैसे हम बम विस्फोट करके और ये बताएं दुनिया को कि हमने नहीं किया है। So this is what the narrative deniability is Pakistan's stated foreign policy. तो इसी this is what my remark is, ये हुआ है। अब इस पे और ज्यादा क्या ही बोलूं मैं। अब हम मेजर साहब की जानिब बढ़ते हैं। मेजर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे न्यूज का बैकग्राउंड पर? आपका क्या एनालिसिस है? मैं पहली बात ही करूंगा तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब जो है ना वो भड़क उठेंगे और फिर जो इनके चाहने वाले हैं वो कमेंट्स के अंदर धड़ाधड़ लिखेंगे ये मेजर की ऐसी की तैसी ये होगा। ये जो साहब जो इंटरव्यू कर रहे थे ना, श्रीनिवासन जैन, इंटरव्यू तो अल जजीरा का था, लेकिन जैन साहब से आप समझ गए होंगी कि इंडियन जर्नलिस्ट थे, पहले एनडीटीवी पे काम किया हुआ है, तो मतलब जाहिर है कि इन्होंने अल जजीरा क्या, ये चांद पे भी चले जाए तो इन्होंने पाकिस्तानी के पीछे पड़े रहना है ना। तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब की इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि अल जजीरा सो सॉरी
एनडीटीवी को यहाँ लेकिन पाकिस्तान टीवी कहते हैं, और श्रीनिवासन जैन जी इनफेमस हैं। ही इज मोर पाकिस्तानी देन मेजर साहब। इनको पता ही नहीं, आप जानते हैं। भाई देखे ये तो बड़ा ही कमाल है कि ही इज मोर पाकिस्तानी। वो आप देखे ना, न्यूयॉर्क का मेयर, उस बेचारे को थोड़े से वोट क्या पड़े, उसको भी इन्होंने, हालांकि उसकी माँ इंडियन है, उसको भी इन्होंने कह दिया कि ये पाकिस्तानी है। और फिर मुझे डॉक्टर साहब ये समझाते हैं कि मेजर, हिंदुस्तानी हो तुम, मतलब तुम्हारा जो विरसा है, जो तुम्हारे बाप दादा पुरख, मतलब वो सारे के सारे जो थे वो हिंदुस्तानी। तो एनीवेज, अगर मैं शरारत करूं तो मैं बड़े मजे से कह सकता हूं कि जनाब अल जजीरा का क्या मतलब, जो इंटरव्यू करने वाला था वो तो इंडियन था, और इंडियन ने तो कोई इस तरह का काम करना ही था कि जिसके अंदर जो है वो हिना रबानी खर को उसने फंसाने की कोशिश की। बहरहाल, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मैं ये समझता हूं कि देखें, पाकिस्तान आर्मी वहां पर जाके इसलिए खड़ी हुई कि इंडिया ने मिसाइल दागे, और जो मिसाइल उन्होंने मारे उसके ऊपर पाकिस्तानी शहरी हलाक हुए। मैं अब पाकिस्तानी शहरी कह रहा हूं, पाकिस्तानी सिविलियन शहरी जो हैं उसके ऊपर हलाक हुए। अब इंडिया की अपनी डेफिनेशन है, वो कहें कि ये आतंकवादी हैं, उनकी डेफिनेशन है वो कहें कि जी हमें वांटेड है, वो ठीक है, उनकी सारी बात, उनका मौकफ है ना। लेकिन पाकिस्तान के तो शहरी उस मिसाइल हमले में हलाक हुए, तो कैसे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ये बर्दाश्त कर लें, या इवन पाकिस्तान का कोई भी सिविलियन ये बर्दाश्त कर ले कि अगर आपके पास कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी है, आप मिसाइल उठाएं और दूसरे मुल्क के जन किसी शहरी पे मार दें और कहें कि जनाब ये आतंकवादी था इसलिए हमने इसको किया। और यही ऑपरेशन सिंदूर का बयानिया इन्होंने बनाया भी, और उसके ऊपर इन्होंने कहा कि जी हमने पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक किया तो हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया हमने जो अटैक किया है वो आतंकवादियों के ठिकानों पे किया है, इसलिए माइंड मत कीजिएगा। तो अब ये बड़ी अच्छी बात होगी कि जनाब, और इसलिए किया है क्यों कि हमने इधर जो है ना इलेक्शन जीतना है, सारा कुछ करना है, और मतलब वो सारी कहानी। लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर हो गया, मतलब पाकिस्तान ने कहा कि नहीं भाई, आप इस तरह मिसाइल अटैक नहीं कर सकते, और उसके ऊपर फिर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो कुछ भी हुआ वो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। लेकिन ये जो ऑडियंस है कि जो हमें सुनती है, उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अहमद हुसैन अल शरा, ठीक है, या अबू मोहम्मद अल जूलानी अब जो है सीरिया के सदर हैं। कल उनका नाम बिलाखिर उन्होंने आतंकवादियों की जो सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट है अमेरिका की और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उससे उन्होंने निकाला है, उसको टाई सूट पहनाया है, और आज जो है वो सीरिया का सदर है। उसके ऊपर से तमाम पाबंदियां भी हट गई हैं। अलकायदा के जो गुनाह उसने किए थे, हरकत तहरीर शाम के जो उसने किए थे, मतलब आईएस के जो उसने किए थे, वो सब के सब उसके माफ हो गए हैं, वो बिल्कुल धुल गए। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी आसानी के साथ कोई आतंकवादी जो है वो मतलब एक सीरिया का प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है, सीरिया का सदर भी बन जाता है। और इसी तरीके से अब थोड़ी सी ये मिसाल तल्ख हो जाएगी, लेकिन कल तक ये जो नरेंद्र मोदी साहब थे, ये भी एक दहशतगर्द की लिस्ट के अंदर, आतंकवादी की लिस्ट के अंदर ही शामिल थे, क्योंकि गुजरात में जो कत्ल गारत हुई थी और जो ममदानी को भी गालियां पड़ी हैं, वो इसीलिए पड़ी हैं कि ममदानी साहब भी मोदी साहब को बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं। आज चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, इसलिए वो सारी चीजें हट गई, वो साइड पे हो गई, और उसके बाद जो है वो उनके ऊपर जो भी मतलब अमेरिका जाने पे जो पाबंदी थी सब। तो मैं बुनियादी तौर पे ये कहूंगा कि ठीक है, आप आतंकवादी की तरफ तवज्जो दिलाएं, आप उसके ऊपर बातचीत करें, सब कुछ करें, लेकिन मतलब इसको बहुत सिंप्लीफाइड करके पेश ना करें। बहुत सारी चीजें हैं कि जो मतलब अगर बात करनी है ना, तो मतलब अगर पॉइंट स्कोरिंग है फिर तो बस ठीक है, हम लगे रहें कि पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर मैं कहूं कि ये हुआ वो हुआ फलान का। लेकिन मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो सारी बातचीत होती है, इस बातचीत से कोई मकसद नहीं हासिल होता। मतलब देखे ना, अब उसमें आपने भी इंटरव्यू के लिए उठाया, तो आपने ये उठाया कि जी ये बात होगी। मुझे बताएंगे कि इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस के लिए, इंडिया पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में, मतलब आने वाली नस्लों के बारे में, हिना रबानी खर की उस इंटरव्यू में से कोई और बात मुझे बता सकती हैं? तो जवाब है कि नहीं। तो सेंसेशन है अगर वो,
तो सेंसेशनल बात कर देता हूं। सेंसेशनल बात यह है कि जी हिना रबानी खर का जो इंटरव्यू करने वाले थे वो जैन साहब थे जिनका इंडिया से ताल्लुक था। तो भले वो अल जजीरा पे इंटरव्यू करें, भले मार्स पे जाके इंटरव्यू करें, लेकिन हम नहीं मानते जनाब ये जो इंटरव्यू है इसको। तो बस और मैं क्या कहूँ। डॉक्टर तो साहब आपके क्वेश्चन का कोई मैं बता देता हूँ। मेजर साहब के इतने सारे प्रश्न हैं, उसका उत्तर दे देता हूँ। मेजर साहब की आदत ये है, और जो मतलब पाकिस्तान की आदत ये है कि इवेंट्स को लेते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट, उसकी मीनिंग, उसका रेफरेंस सब खत्म कर देते हैं। ठीक है, कंपेयर ड्रॉ करते हैं एप्पल और ऑरेंजेस का। अच्छा, अब चले। हाफिज सईद टेरर है, टेररिस्ट है सर? नहीं है। क्यों नहीं है भैया? किसी कोर्ट ने हाफिज सईद को आज तक टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर किया। ये लॉजिक है मेजर साहब। डू आई एग्री? डू वी एग्री ऑन दिस इशू कि भाई उनको आज तक किसी ने आतंकवादी नहीं कहा, तो वो आतंकवादी नहीं। किस कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के अगेंस्ट में एक भी डिसीजन पास किया है? नन। लेकिन वो आतंकवादी है आपके लिए। अभी आपने यूज किया है वो वर्ड। एक इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं स्टेट की, किसी ने कहा हो कि यस ही वाज इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ दंगा या रायट या ही कुडंट हैंडल इट? नो, एक्सेप्ट द न्यूज़पेपर्स। आप उसको मानने को तैयार है। ये आपकी बौद्धिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। डबल स्टैंडर्ड जब आप रखते, हाफिज सईद यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लेकिन आप उसको टेररिस्ट नहीं मान रहे, आप कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि जब तक कोर्ट नहीं कहेगा वो नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी को बुचर ऑफ गुजरात, बुचर ऑफ ये और ये इन्होंने कर दिया है डिक्लेयर। हाफिज सईद तो बुचर ऑफ मुंबई है, सब दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। वो बुचर ऑफ मुंबई है, बुचर ऑफ हिंदूज है, वो बुचर ऑफ जूस है। उसने भेजे थे भाई मुंबई में। मुझे नहीं पता था कि छबाड हाउस है, ये जो आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, कसाब और ये, वो जाके छबाड हाउस में यहूदियों को मार रहे हैं। अरे भाई, समस्या कश्मीर में है, मुंबई पे टेरर अटैक, उसमें यहूदियों के पास जागने की क्या जरूरत थी? ये है हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं है, फलाही काम करता है वो चरितार्थ के काम करता है। डबल स्टैंडर्ड इतना है कि उसके लिए कोर्ट का स्ट्रक्चर चाहिए, कोर्ट के जजमेंट चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को द हिंदू और एनडीटीवी के न्यूज चैनल, जिसको अभी बैठ के मेजर साहब गाली दे रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स के आधार पर ये प्रधानमंत्री मोदी को जो है कह रहे वो गुजरात का बुचर है। जितने मुसलमानों को प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में घर दिया, खाना दिया, वो इनको नहीं दिखता। स्कॉलरशिप दी, उनकी बच्चियों को हज में बिना महरम जाने के लिए सऊदी अरेबिया के प्रिंस से स्पेशल उन्होंने वो दिलवाई। लेकिन चूंकि हिंदू मुसलमान करके इनको खाना है, तो ये ऐसी चीजें ढूंढते, इनको अच्छाई दिखेगी नहीं। आंखों में पाकिस्तान नाम की ऐसी गंदी पट्टी बंधी हुई है जो सिर्फ उल्टा देखती है। ये कह रहे जी ममदानी साहब को, जी ममदानी साहब की मां इंडियन है। जिन्ना का बाप और मां दोनों इंडियन थे भाई। पाकिस्तान बनने से पहले भारत में पाकिस्तानी रहते थे। पाकिस्तान तो 15 अगस्त 1947 को बना है ना भाई, मगर पाकिस्तान का आइडिया तो भारत की धरती पे भारत के मुसलमानों ने लाया ना। उसके जिन्ना की मां हिंदू थी, जिन्ना की मां पाकिस्तानी थी, जिन्ना के बाप पाकिस्तानी थे। आपका ये जो पहले ये जो याहिया खान और ये जो आपके सारे अयूब खान, इनके माँ बाप पाकिस्तानी थे कि इंडियन थे? जरा पूछिए उनसे। सबके माँ बाप इंडियन थे, सबने अपनी माँ की खंजर में मार करके और ये देश लिया है। तो आप ये तो ना सुनाए ना कि जो उनकी माँ इंडियन है। कितनी हिंदुस्तानी माओ ने अपने रिलीजन के लिए इस धरती को छोड़ा है, धोखा दिया है। तो हमें ये कहानी तो ना सुनाए ना माँ और बेटे की कि भारत में अच्छा आपका हो जाए तो जी गोली मार दो अगर गद्दार हो जाए तो। इस्लाम में कभी गद्दार नहीं हुए हैं। इस्लाम में क्या लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशन करके क्या मुखबिरी नहीं की है तो हम उनको गोली मारेंगे, उनके अगेंस्ट में ऑपरेशन बदर चलाएंगे, उनको खारिजुल अल इस्लाम कर देंगे? तो इस्लाम में अगर गद्दार पैदा हो सकते हैं तो भारत माता की धरती पे गद्दार नहीं पैदा होंगे? तो डबल स्टैंडर्ड काहे रखते हैं इतना मेजर साहब? मेरे दिल में दर्द होने लगता है बेकार में। अब आप सुन लीजिए इनका ये। अब आइए उस पे HTS हयात तहरुल शरार, वो सीरिया के अंदर में हुआ है। इट वॉज अ रिबेल अगेंस्ट असद।
उन्होंने एक, हम लोग जब लॉयर हैं तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि अगर लॉ जो है ना वो इंडिविजुअल पे काम करता है, भीड़ में लॉ नहीं काम करता। लॉ की ये डेफिशिएंसी है। आपने अगर लॉ को निगेटिवाइड करना है तो आप लॉ के पावर सेंटर पे चले जाइए, आपका इलीगल काम लीगल हो जाएगा। पाकिस्तान की आदमी क्या करती है, वो पावर सेंटर पे बैठी हुई है, सारे इलीगल काम लीगल हो जाते हैं। तो एचटीएस जो है वो जो जुलानी साहब जिनको ये कह रहे हैं, वो जो असद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक फैक्शन था जिसका टाई अप अलकायदा और इससे था, क्योंकि वो उसका यूज करना चाहते थे असद के अगेंस्ट में फाइट करने में। उन्होंने सक्सेसफुली असद की रिजीम को डिसलॉज कर दिया। तो अब क्या पावर वैक्यूम हो गया वहां पे, वो जाके बैठ गए। अब वो जब बैठ गए और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान साहब ने डोनाल्ड ट्रंप साहब से कहा कि आप हमको मिडिल ईस्ट चलाने को दीजिए, हम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ला के देंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जब पावर वैक्यूम हुआ वो वहां बैठ गए तो कौन सी बड़ी बात है। जिन तालिबान को आज ये मेजर साहब नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं, द फर्स्ट गवर्नमेंट्स टू एक्नॉलेज तालिबान इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट टू ग्रैब द पावर पोजीशन इन अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान था। आज दोनों ही नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे। आपने नहीं किया टेररिस्टों को रिकॉग्नाइज, आपने उल्टा किया। वो पहले टेररिस्ट कहते थे, अब उन्होंने उसको लीगल गवर्नमेंट मान लिया। आप तो पहले लीगल गवर्नमेंट कहते थे, अब टेररिस्ट मान रहे हो। वरना व्हाट इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम एक्नॉलेजिंग दैट तालिबान जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। आपके तो आईएस जिस दिन कू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जिस दिन निकाली गई तालिबान के द्वारा, अगले दिन आपके आईएसआई के चीफ वहां कॉफी पीने पहुंच गए थे। रशिया ने तो दिखा दी हिम्मत, रशिया ने उनको एक्नॉलेज कर लिया, उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर दिया। आप कर दीजिए। मगर अब आपके हाथ में, जिसे कहते हैं कि इतने जले हुए हैं कि अगर आपने उनको रिकॉग्नाइज किया तो आपको इधर वेस्ट के डंडे पड़ेंगे, उधर टीटीपी स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी दिक्कत यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। सो आप इवेंट्स को डिस्कस करते हो। आपके लिए डिबेट और डिस्कशन क्या हो गया है कि कंगना रनौत के ट्वीट में उन्होंने जी मुसलमानों के लिए कह दिया, अब उस पर चर्चा चल रही है। कोई आदमी इंडियन है इसलिए वो सिर्फ बुरा हो जाए, ये मानसिकता सिर्फ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे आज चर्चा क्या चल रही थी कि जी सीईओ बने हैं आईसीसी के कोई इंडियन है। अब इंडियन चूंकि सीईओ है तो वो पाकिस्तान, वो हिंदू है तो वो हमारे लिए बुरा है। ये मानसिकता हजारों साल, ये मानसिकता 500 साल पहले खत्म कर दी गई। आपकी समझ में नहीं आता, चीजें आप समझने से कासिर हो। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जो कौम होता है ना, नेशन, जिसके आधार पे ये कंफ्यूजन आपकी सोसाइटी में है कि नेशन और कौम होता क्या है। भगवान बुद्ध ने भी एक कौमियत चलाई और उन्होंने भी भारतीय जो कौम थे उससे अलग कौमियत चलाई, लेकिन उन्होंने अपने आप को गॉड से काट दिया, क्योंकि उनका यह कहना था कि गॉड की कौम वाले तो ये वैदिक वाले हैं, इनकी फिलॉसफी वेद से है। उन्होंने कहा मैं गॉड को नहीं मानता, गॉड इज नथिंग। उन्होंने कहा मुझे मानो। तो वो गॉड से कट गए, उन्होंने अपनी फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को चलाया। आप क्या कॉन्सेप्ट ही अलग है। आप गॉड से, एक गॉड कह रहा है कि मैं यहूदियों का हूं, वो यहूदियों से डायरेक्ट बात करके लेके आए उनको अपना उम्मती कहने की भाई ये हमारी उम्मत है। यहूदियों को नहीं कहा कि जाके प्रचार प्रसार करो। गॉड ने यहूदियों को दूसरा जो 10 कमांडमेंट का कमांडमेंट है कहा कि नेवर इनग्रेव दाइज इमेज, कभी भी गॉड का इमेज मत बनाना। क्रिश्चियंस ने वहां से वो भी कहते कि जी हम लास्ट वाले हैं, उन्होंने इमेज बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है 10 कमांडमेंट के दूसरे कमांडमेंट की बात लगा दी। अब आप आए, आपने कहा जी ये तो बिदअत है सब, इन्होंने तो 10 कमांडमेंट को विशिएट कर दिया, हम हैं, हमको मानो। लेकिन आप फिर वही गलती हो गई कि आपने गॉड को छोड़ दिया, आप इंडिविजुअल पे चले गए। कंफ्यूजन रहेगा जब तक आप समझ नहीं। आप एक लोकल एरिया के लॉ को डिविनिटी मान के प्रैक्टिस करने पे तुले हुए हो।
जो प्री एग्जिस्टिंग था गॉड के आने से पहले। आप ही कहते हो ना सारी प्रैक्टिसेस वो थी जो उस जमाने में जी हुआ करती थी, तो हमारे जो प्रॉफिट साहब है उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया, सारी प्री एग्जिस्टिंग थी। थोड़ी सी ट्वीक हुई खाली उसमें कि भाई ये शराब मत पियो और जुआ मत खेलो और ये सूद मत लो, बाकी सब प्री एग्जिस्टिंग थी, गॉड के आने से पहले थी, जाहिलिया की लॉज है वो मोस्टली। लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा, जिद है आपकी। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। फिर अगर आपको समाज को आगे ले जाना है, मनुष्य को मानवता की दृष्टि से देखना है, उसको हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन की दृष्टि से अगर नहीं देखना है, तो आप मानववादी लॉ बनाइए और जिसको जो मानना है मानिए, आप अपनी स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट के लिए, बस बात खत्म हो जाएगी। वरना ये जी कि वो जो बेचारा टी श्रीनिवासन जैन जो है, सॉरी श्रीनिवासन जैन, ही विल टुडे क्राई सो मच आफ्टर मेजर साहब को सुनने के बाद। सारी जिंदगी वो प्रो इस्लामिक रहा बंदा, इसीलिए अल जजीरा में काम मिला। अल जजीरा माउथ पीस है इस्लामिक विक्टिमाइजेशन का। जी मुसलमानों को यहां अत्याचार हुआ, मुसलमानों को वहां अत्याचार हुआ, कल ये दिखाते दिन भर। वो ऐसी कोई टीवी चैनल और जूस की नहीं चलती, क्रिश्चियनों की नहीं चलती, हिंदुओं की नहीं चलती। अल जजीरा, टीआरटी, इनका एक काम है, आज मुसलमानों के साथ यहां जुल्म हो गया, मुसलमानों के साथ वहां जुल्म हो गया। मुसलमान अगर जुल्म कर रहा है वो तो अच्छा हो रहा है। उसको अगर श्रीनिवासन जैन को अल जजीरा ने रिक्रूट किया है तो ये सोचिए उसकी क्रेडिबिलिटी आपके होने से भी ज्यादा है कुवैत में, कतर में। बस इससे ज्यादा आप क्या बोले। धन्यवाद। अच्छा मेजर साहब, मेरा आपसे ये भी सवाल है, आप डॉक्टर साहब को काउंटर भी कर सकते हैं। अ, आपने देखा कि पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो बंद किया जा रहा है, जिसमें कई लोग जो हैं वो बेरोजगार भी हुए हैं। इस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखते हैं? हम देखते हैं कि यूट्यूब का यहाँ पर मतलब ऑफिस नहीं है, फेसबुक का यहाँ पर ऑफिस नहीं है, इवन कि फेसबुक भी यहाँ पे मोनेटाइजेशन नहीं होती क्योंकि उनका ऑफिस और असेस नहीं है यहाँ पर इस रीजन में। तो सर क्या और अब ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस यहाँ पर है, तो उसको उनको जो है वो बंद किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? वो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है वो न्यूज बड़ी है, लेकिन ये है कि हैं 6 एम्प्लॉयज माइक्रोसॉफ्ट के पाकिस्तान में के जिनको आप कह रही हैं कि बेरोजगार हुए। तो उनकी वो जो डाउन साइजिंग थी या जो ग्लोबल पॉलिसी है कि क्लाउड में वो चले गए हैं या मतलब रिमोटली मॉनिटर करेंगे, तो उसकी वजह से। सेकेंडली कि मेरा ख्याल में उनका यहाँ पर बिजनेस नहीं था, वो इस वजह से कि जी मुझे नहीं मालूम, मैं इतना कि फेमिलियर नहीं हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन मैंने वो खबर जरूर पढ़ी थी। उसको जो है ना उसमें 6 एम्प्लॉयज है, तो वो मेरे ख्याल में कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। आज चले गए हैं, कल वापस आ जाएंगे, मतलब ये इस तरीके से चलता है। हाँ, लेकिन ये है कि डॉक्टर साहब का इतना लंबा लेक्चर 15 मिनट का, और उसमें घूम फिर के बात वही आई कि तुम्हारा मजहब ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब का ये कंसिस्टेंट इनका जुमला है कि मेजर योर रिलीजन इज योर प्रॉब्लम, ठीक है, नॉट योर प्रॉब्लम इज द सोर्स ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। अब उस पर मैं क्या कर सकता हूं, उस पर मैं क्या जवाब दूं? बाकी ये कह रहे हैं कि वो अल जजीरा जो है वो माउथ पीस है कि जी यहां मुसलमानों पे जुल्म हुआ, वहां पे जुल्म हुआ। तो देखिए हम बहुत बहुत अलहदा बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का मसला ये है कि जी मुसलमान कत्ल हो जाएं, उसके ऊपर जो है ना मोदी साहब जिम्मेदार करार दिए जाएं, उसके ऊपर वर्डिक्ट आए, रिलीजियस एट्रोसिटीज के ऊपर उनका वीजा बैन हो, ठीक है, बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए, नई रियलिटीज आ जाती हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि ये अहमद अलशारा अल जुलानी जो है, कल तक $10 मिलियन थे इनके ऊपर हेड मनी, और डॉक्टर साहब ने कैसे सादा सा कह दिया कि वो अल असद का एक वो था जी, बशार अल असद के खिलाफ एक थोड़ा सा पावर वैक्यूम। भाई 15 साल वो जंग चली, उसमें 6-7 लाख लोग मारे गए, उसमें 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए कि जो माइग्रेट करके बेचारे छोटे छोटे बच्चों के साथ वो वहां पे यूरोप में कोई पहुंचा, कोई जर्मनी में फंसा, कोई कहां पे फंसा।
लेकिन डॉक्टर साहब की एक हुस्न अदा है कि वो ने बस ऐसी मामूली सा जुलानी का बस वो छोटा सा मसला वो ऐसे इधर साइड से गया और अरे बस जनाब भाई, उसको वो कर दिया। जुलानी इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं था, वो लोकल लड़ रहा था। दैट्स व्हाट आप नहीं समझ ये रहे हैं। भी बड़ा वो कमाल है ये कह डॉक्टर रहा है, साहब का। वो ये कह रहा है कि हम ये सऊदी अरेबिया के राजा को हटाएंगे। हाँ, ये देखे ना, अब डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूं, लेकिन अब डॉक्टर साहब इस पे आ गए कि मैं इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं था, लेकिन ग्लोबल सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा के साथ उसका ताल्लुक था। और मुझसे रोज पूछते हैं कि उसामा बिन लादेन को तुम लव करते हो या तुम उसामा बिन लादेन को लव नहीं करते, और फिर वहां पे अल-कायदा पे मेरी ठुकाई करते हैं। लेकिन अल जुलानी का जब मैं 10वीं बार बता रहा हूं कि भाई वो अल-कायदा का लिंक था, उनका रीजनल हेड था, सुइसाइड बॉम्बिंग्स में, मतलब वो जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहना के वो जो छुरी चलाते थे, उस सारी जो मतलब वो मतलब निचोड़ी बहुत सारी वीडियोस हैं। ऐसे तो नहीं $10 मिलियन तो उसके ऊपर। आपका और पॉइंट अमेरिका क्या को है मेजर साहब? आप यही कहना चाह रहे हो ना, उनको टेररिस्ट से हटा दिया इसलिए हाफिज सईद भी टेररिस्ट से हट जाए, दोनों कोई वैल्यू हाँ, नहीं है। मैं डॉक्टर साहब को देखे ना, जो अभी डॉक्टर साहब को समझ आना शुरू हो गया, तो मैं डॉक्टर साहब को ये बता रहा हूं कि अभी डॉक्टर साहब लिस्टें बनाने वाले लिस्टें बनाते हैं, जिसको चाहे लिस्टों में डाल देते हैं और जब दिल करता है लिस्ट से निकाल देते हैं। ये है दुनिया का जियोपॉलिटिकल असूल कि जिसमें आज जो भी जिसके साथ खड़ा हो। तो इसलिए मुझे जो मेरे ही आप छितर परेड फौज में कहते हैं कि जो मेरी आप छितर परेड करते हैं कि भाई मेजर तुम्हारा मजहब तुम्हारा मसला है, कोई मजहब किसी का मसला नहीं है। असूल की बात यह है कि जी बेबस लोग हैं फलस्तीन के, तो उनके ऊपर जो भी जुल्म हो जो कुछ भी हो दुनिया ने उसको इग्नोर ही करना है। तो मैं यही मिसाल देना चाह रहा था कि देखें, आप बेशक उनको आतंकवादी कहते हैं, आई अंडरस्टैंड योर पोजिशन ऑन दैट, लेकिन जब आप मिसाइल मार के लोगों को मार दें तो वो दुनिया के किसी कायदे में नहीं आता। फिर आप भी आतंकवाद हैं, बड़ी माजरत के साथ। हिंदुस्तान ने भी टेररिज्म किया कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पाकिस्तान पे मिसाइल दाग दी। किस कानून के तहत आपने दाग दी? भाई आप कह सकते हैं कि जनाब हमने पहले सबूत दिए, इन्होंने अटेंड नहीं किया, ये नहीं किया, वो सारी बातें आप कह सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद देखें ना, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आप गए सलामती काउंसिल में, नहीं आप पाकिस्तान को नॉमिनेट करवा सके। उसके बाद आप गए कि जी वो एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस के अंदर, नहीं आप नॉमिनेट करवा सके। उसके बाद आप गए एससीओ के अंदर, नहीं आप नॉमिनेट करवा सके। तो मतलब पे दर पे आप हर दुनिया के क्वाड में आप गए, वॉशिंगटन डीसी के अंदर, जिनके आजकल अब सबसे ज्यादा सगे बने हुए हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, और वहां तक आप स्टेटमेंट नहीं दिलवा सके। तो इसलिए डॉक्टर साहब अपने ऑडियंस के लिए तो ये बड़ा अच्छा है, लेकिन जो असूल आप लागू कर रहे हैं उसी असूल की बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान ने भी बिल्कुल बेअसूली की कि उसने जो है ना क्या कहते हैं उसको मिसाइल दाव दिए। तो वो जो लोग उसके अंदर मरे, वो जो शहीद हुए, वो तमाम उन लोगों का खून जो है वो हिंदुस्तान के सर पे है, और उसके बाद फिर जितना भी खून खराब हुआ वो सारा उसी के सर पे है कि जिसने वो सब कुछ स्टार्ट किया। तो इसलिए बराए मेहरबानी एक तो मजहब के ऊपर ना ये कहें बार बार कि जनाब तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो तुम्हारा मजहब है। मैं मानता हूं कि आपने अपनी तरफ से बड़ी अच्छी रिसर्च की होगी, लेकिन उसमें भी कई दफा मैं आपको समझा चुका हूं कि देखें जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दामाद जो है वो यहूदियों के पास नौकरी किया करते थे। दूसरा कि जी कुरान खुद कहता है कि जी वह लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन। आई रिस्पेक्ट हिंदुइज्म विद माय हार्ट कि जी लोग जो चाहें उनकी जो भी चॉइस हो, जिस तरह आप मर्जी तो है वो इबादत मुनाफिक है करना ना चाहिए। फिर मेजर साहब। आपकी तो मुझे बात ही नहीं समझ में आ रही है। आपने देश का बंटवारा रिलीजन के नाम पे किया, आप कह रहे रिलीजन की बात देखिए मत करो। देखिए डॉक्टर साहब, आपको मैं समझाता हूं कि देश का बंटवारा कैसे हुआ। देश का बंटवारा इसलिए हुआ कि जो 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 यहाँ पे मुसलमान थे उन्होंने कहा कि जी हमारा रहने का तरीका अलग है, कैसे हमारी आपके बातचीत रहने का अलग तरीका है, है? हमारी 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 तमाम वो चीजें अलग है, क्यों हम क्यों अपना एक आपके अलग रहने का देश तरीका चाहते हैं। क्या अलहदा था? बताइए क्या अलहदा था? और डॉक्टर साहब देखें, जो उनकी अपनी इबादत करने के तरीके हैं, फिर उसके बाद उसमें एक पॉलिटिकल फैक्टर भी था, खाली रिलीजियस फैक्टर नहीं था डॉक्टर साहब, उसमें एक सिर्फ पॉलिटिकल रिलीजियस फैक्टर भी फैक्टर था। था। दो कौमी नजरिया दिया गया ना भाई मेजर साहब, कि नहीं हिंदू डॉक्टर और साहब मुसलमान देखें, तो वो और है ना। वो 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 बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, लेकिन मेरी अपनी समझ भैया के बात तो मुताबिक है, इसी को कहते हैं हाइंडसाइट एनालिसिस। आप इसी को नहीं, बिदअत कहते हैं सऊदी अरेबियन। आप अपने मन से कंकॉक्टेड थ्योरीज ला रहे हैं।
भाई साफ साफ कहा गया, ये डायरेक्ट वो आपके नैरेटिव में फिट नहीं हो रही ना। आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये बुद्धिज्म जो है जापान में गया, वो वहां के जो जापानीज बुद्धिस्ट क्यों नहीं कहे कि हम जापानीज के साथ नहीं रहेंगे? तो उनकी मर्जी, वो कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अरे भाई क्यों नहीं कहे? क्योंकि बुद्धिज्म नहीं सिखाता ये बात। तो नहीं, आपका जो हासिम हुसैन रिजवी, क्या नाम है यार, खादिम हुसैन रिजवी, वो कह रहा है कि भाई हमको यहाँ पे काफिर और ईमान वाले और मुसलमान को दो कौमें बनाई, हम नहीं रह सकते। आप कह रहे वो भी गलत है। मेजर साहब आप कुछ तो, आप मुझे कह रहे हैं, आप मुझे वो, मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे आपके बीच में डिस्टिंक्शन सिर्फ रिलीजन है और कुछ किसी को भेज रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो अपने पास ये लिख लें, कहते हैं तो मैं अपने हाथों से लिख के आपको भेज दूंगा। खादिम हुसैन रिजवी साहब बड़े पॉपुलर थे, बड़े मशहूर थे, लेकिन अगर आप ये कहें कि जी वो हिस्टोरिकली कोई बहुत जीनियस और बहुत टॉप ऑफ द लाइन आलिम थे, तो बड़ी अदब के साथ अर्ज करूंगा कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। वहां से उन्होंने रिटायरमेंट ली, रिटायरमेंट लेने के बाद पूरी उनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। तो वो यस ऑफ कोर्स अच्छा बोलते थे, ही वॉज ए वेरी गुड ऑरेटर, बहुत सारे लोग उनको पसंद करते थे। लेकिन सुन लेना डॉक्टर साहब, सुन लें, मैं जानता हूं, मैं खादिम हुसैन सुन लेना डॉक्टर साहब, इसलिए कि आपके नैरेटिव में जब मैं फिट नहीं होता ना तो फिर आप मार्क ट्राई नैरेटिव है, मेरा फैक्ट है, मेरा कौन सा आपका नैरेटिव है? मेरा तो फैक्ट है। मेजर साहब मेरे प्रश्न का डॉक्टर साहब आपका फैक्ट गलत है। खादिम हुसैन रिजवी साहब ने शायद जिंदगी में एक भी किताब नहीं लिखी। आप उनको किधर से स्कॉलर और क्या? किताब लिखने से क्या हो जाता है? किताबें बहुत बकवास से लिखी हुई, उनको कुरान आता था, उससे बड़ा नॉलेज कुछ है ही नहीं। उनकी कन्विक्शन है, उनका कन्विक्शन है भाई। जब नालंदा और तक्षशिला क्यों तोड़ा गया था? इसीलिए ना कि वहां पे घटिया पढ़ाई होती थी। जब आ गया नॉलेज, उसके बाद काहे के लिए नालंदा और तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज की जरूरत थी? मुगलों को और ये गाजी, ये गजनवी और इनको, जिनको आपने अपना हीरो बनाया है, ये मिसाइलों के नाम रखे हैं, इन्होंने आके यहाँ यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। बनी बनाई अलाउद्दीन खिलजी को तो आप अल्लामा ही करके पढ़ाते होगे अपने बच्चों के उसमें। ये क्या अलाउद्दीन खिलजी और बख्तियार खिलजी ने नालंदा को और तक्षशिला को नहीं तोड़ा? आप इनको हीरो ही बताते हो ना अपनी पुस्तकों में, कि इनको विलन बताते हो। आप ये कहां से लॉजिक ला रहे हो कि इन्होंने कोई किताबें नहीं लिखी? भाई आपके हीरो वो हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटियां जलाई हैं। नालंदा की यूनिवर्सिटी जली थी तो 1.5 साल तक जलती रही, इतनी किताबें थी। बख्तियार खिलजी ने कहा ये सारी घटिया किताबें, इनको जला दो। तो हीरो बख्तियार खिलजी होगा और पैदा आपके आइंस्टाइन हो जाएगा। मेजर साहब मांझी तले डांग फेरिए, बोलिए मैं आके फेरने को तैयार हूं। मुझे ही शूद्र समझ लीजिए, मैं आने को तैयार हूं। लेकिन ये डिनायबिलिटी से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान भारत है, भारत था, भारत रहेगा। लेकिन जो टू नेशन थ्योरी के लिए मानता है वो पाकिस्तान को भारत नहीं मानेगा। और जब मैं कहता हूं कि ये भारत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आके लाहौर को उठा के गोवा ले आइए। हम ये कह रहे हैं आप वही रहिए, हम ये कह रहे हैं आप अलग देश ही रहिए। अखंड भारत को दिन रात पानी पी पी के, वो भी सबसे गंदा वाला पानी पी पी के आप लोग गाली देते हैं कि ये अखंड भारत की बातें करते हैं। और आज आप कह रहे हैं कि इस्लाम जो है जी वो रीजन नहीं है। आपको ये भी नहीं मानना कि भैया वो कोई ग्रूमिंग गैंग करके कोई, जब तक आप बीमारी ही नहीं मानोगे मेजर साहब। यार मैं डॉक्टर साहब आपके जो है, मैं ग्रूमिंग गैंग पे आप क्लियर नहीं हुए उस दिन। मैंने आपको पूरा प्रोग्राम करके नहीं दिया ग्रूमिंग गैंग। हम सब सीख चुके हैं, हम पूरे पाकिस्तान से सीख चुके, ज्ञान हम लोग को बहुत पहले ही मिल गया है। हम ग्रूमिंग गैंग पे, मैं कह रहा हूँ वो नाइजल फराज की एक दो बातें सुन के डॉक्टर साहब, आप जो है ना, ये खादिम हुसैन रिजवी साहब मेरे लिए वो बड़े रिस्पेक्टेबल है, मुझे स्टार्मर साहब ने यू टर्न लेके नहीं वो बना दी। भाई अब आप भैया आप खादिम हुसैन रिजवी के लिए, आप मुझे खादिम मान लें, खुद को आप रिजवी मान लें, मैं आपका खादिम। लेकिन बात तो सुने ना, मैं क्या कह रहा हूँ। आपने जो पूरा चले हमारे आप मेजर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप, मैं तो चुप हो जाता हूँ। अब तो मैं कंटेस्ट ही नहीं करता, मैं कहता हूँ आप बोले जितना आप बोलना चाहते। आप पिछली बार वाले भी शो में मैंने 1-1.5 मिनट बोला, इन्होंने कहा ये 15 मिनट से बोल रहा है, उन्होंने भी मालिया आया 15 मिनट से बोल रहा। मेजर साहब ने गजब। ऑडियंस में एक दो न्यूट्रल होंगे, शायद उनकी कोई वरना अभी अगली दफा मैं ना, अगली दफा कोई सॉफ्टवेयर क्लास करता हूँ, जैसे आप बोलना शुरू करें। आप 4 प्रश्न, आप 4 इश्यूज हाईलाइट कीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो आप
समझते हैं, बिकॉज यू आर रिजर्वायर ऑफ नॉलेज। हम लोग तो कुछ नहीं जानते क्यों भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं है। आप बता दें, 4 सोल्यूशन ना बताएं मुझे, हम लोग घटिया लोग हैं, बट आई वांट 4 problems that you identify as a major irritant between the India-Pakistan relationship. Let me hear it from you. बातें क्लियर हो जाएंगी अभी, बताएं जी। अभी आपने बड़ा सीरियस सवाल कर दिया, तो जरा तहम्मुल से सुनिएगा। जी जी जी। मेरी समझ के मुताबिक अगर से लोग अभी इसको मान नहीं रहे, पहले वो डिनाई करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू कर देते हैं। मेरी समझ के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान के बीच में, अभी पहले मैं खूबी बताऊंगा क्योंकि मैं एक पॉजिटिव आदमी हूं, सबसे बड़ी खूबी हौसला, थोड़ी देर के लिए ये आपके लिए अच्छा है। जब आप शादी करेंगे तो ये आपके बड़े काम आएगा। सुने, सर पे मत हाथ पीटें, ये आपको सब सारी जिंदगी आप सर पे ही हाथ मारेंगे जब आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा, पहली बात ये है कि जैसे ही आप और मैं बात करते हैं तो आपकी भाषा मुझे समझ आती है, मेरी जबान आपकी, ये सबसे बड़ी खूबी। अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं। नहीं प्रॉब्लम ये है, मेजर साहब, कम्युनिकेशन और स्पीकिंग दो अलग अलग चीज है। ठीक है। स्पीक टू ईच अदर, वी डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर, सो हमें आप समझ नहीं आते, मैं आपको समझ में नहीं आता। वी हैव मेजर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, सो वी माइट listen to each other but we don't understand each other. There's a distinction, there's no communication, there's only talking. ठीक है, अच्छा लगता है। तो अभी और लेकिन फिर भी देखे ना, आप अपना वक्त जाया करने के लिए आते हैं बड़े तैयार श्यार होके, ठीक है, कि आपको ये मालूम है आपको ये हकीकत मालूम है कि सिर्फ सुनाई देगा, समझ कुछ नहीं आएगा। लेकिन कमाल आपकी अजीब, वो क्या उसको कहते हैं, दिलफरेब तबीयत को, कि फिर भी आप झूमते झामते मतलब तैयार होके पहुंचते हैं कि यार चलो आज फिर एक सेशन लगाता हूं। तो मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं कि आप बार बार मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बुनियादी मसला जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान होना नहीं है। मेरे हिसाब से कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो मसला है वो ये है कि जी हम ये समझते हैं कि एक दूसरे की जिद है हम, कि जो आपने करना है वो मैंने नहीं करना, जो मैंने करना है वो आपने नहीं करना, जो मैंने आपको बताना है वो आपने सुनना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, और जो आपने मुझे बताना है वो मैंने सुनना ही नहीं है, मानना नहीं है। हालांकि आपके कमेंटेटर्स ये लिख रहे हैं कि मेजर रजा ऐसा जबरदस्त आदमी है कि ये डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के साथ ज्यादा प्रोग्रामों में आता रहा तो ये हिंदू कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, मेरे बारे में वो ये लिख रहे हैं। और कोई ये लिख रहा है कि जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जो है वो मेजर रजा के साथ बातें करता रहा तो वो मुसलमान कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, क्यों? कि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने अपना एक मोर्चा खोदा हुआ है, उसने आगे कंक्रीट की दीवार लगाई हुई है, उसके ऊपर उसने एक फॉक्स होल रखा हुआ है, उसमें से मुझे तो गोलियां मार रहा है, लेकिन मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज सुनिए, हिंदुस्तान, इंडिया कह रहा हूं, इंडिया इज द एलिफेंट इन द रूम डॉक्टर साहब। अभी कोई मजहबी गुफ्तगू नहीं कर रहा, कोई मतलब वो उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहा। मैं आपको कह रहा हूं कि जियो पोलिटिकली हिंदुस्तान इज द एलिफेंट इन द रूम। हिंदुस्तान का जितना बड़ा साइज है, हिंदुस्तान देखें 1.14 करोड़ हैं, सॉरी, हाँ 140 करोड़ हैं, क्या कहते हैं उसको, जो इंडियंस हैं, और पाकिस्तानी कितने हैं, 25 करोड़। और हिंदुस्तान के इर्द गिर्द बाकी सबको भी देख लें, सबकी आबादी हिंदुस्तान से कम है, सबका साइज हिंदुस्तान से कम है। तो इस एरिया में अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कुछ करना है, अगर इस एरिया में पीस लाना है, अगर लोगों को आपस में जोड़ना है, अगर लोगों को आपस में मिलने जुलने का मौका देना है, सारी जिम्मेदारी हाँ सुने, सारी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के ऊपर है, नंबर 1। सो पहला प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान मतलब इंडिया इज नॉट बिहेविंग एज द एलिफेंट इन द रूम। इंडिया क्या कर रहा है कि आप यूं समझें कि जिस तरह एक बड़ी गाड़ी जा रही है ना, उसके ऊपर, सड़क के ऊपर, मोटरवे के ऊपर, आगे एक छोटा साइकिल वाला आ गया, कोई रिक्शे वाला आ गया,
अब वो कोई फर्ज करें उनकी आपस में गाड़ी किसी बात पे टकरा गई, तो बजाय इसके कि वो कहे कि यार भाई कोई बात नहीं है, हो गई टक्कर, सीधा चलें, आप अपने घर जाइए, ये ले पकड़े पैसे, कोई आपका नुकसान हो गया, इंडिया क्या कर रहा है, वो नीचे उतरता है तेरी, तो वो आगे से वो भी कहता है तेरी, बस फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, और ये मुक्का मुक्का जो है वो 80 साल से तो जारी है। तो इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी, अगर मैं एज में बड़ा हूं, रिबाहा मुझसे छोटी हैं, तो जैसे ही लड़ाई हो तो किसको ज्यादा मेच्योर बिहेव करना चाहिए, मुझे या रिबाहा को? रिबाहा तो यंग है, उसको तो चाहिए कि मेरे सर पे जो है वो डंडे मारे, लेकिन मैं चूंकि अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, मैं ये नहीं क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूं, तो पहला प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान बिहेव करता है 12 साल के बच्चे की तरह, बजाय इसके कि वो बिहेव करे 1000 साल के एक, वो जो आप कहते हैं ना कि जी 10,000 साल से हिंदू मजहब चल रहा है, भाई उस तरह बिहेव करे ना मेच्योरली। आप बिहेव करते हैं जैसे 14 साल के, मतलब 16 ईयर के टीन एजर इंडियन है। अब आपके वो जो जयशंकर साहब हैं, आपके वो जो प्रधानमंत्री साहब हैं, अभी तक वो सब इस तरह बिहेव करते हैं कि जी, और फिर जब सिंदूर हो जाए, बुनियाद महसूस हो जाए, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि यार वो ये हो गया वो हो गया। तो पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंडिया शुड बिहेव एज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल, एज ए वेरी मैच्योर, as a very big state. Single question you have identified, Major साहब। नहीं, मैंने पहला बता दिया आपको। पहला प्रॉब्लम ये नहीं, पहला मैंने आपको समस्या नहीं बता पा रहे, आपको समझ नहीं आ रही ना डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने कंक्रीट बिछाई है। तो फर्स्ट इज कि इंडिया इज द एलिफेंट इन द रूम एंड इंडिया शुड बिहेव as the most mature, most responsible state. अच्छा, अब दूसरा बताता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, अभी दूसरा बताता हूँ ना, अभी सबर करें, अभी दूसरा बड़ा जल्दी क्लोज करूंगा। दूसरा इश्यू ये है कि जी हमारा इंडिपेंडेंस से जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ये ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का चल रहा है ना, तो बजाय इसके उसको रिजॉल्व करें और उसके ऊपर अभी उसको क्लोजर की तरफ लेके जाएं, आपने उसमें इंडस वाटर ट्रीटी भी डाल दी। तो आप मुझे बताएं कि जब इंडस वाटर ट्रीटी उसमें चला जाएगा तो इश्यूज कम हुए या इश्यूज बढ़ गए? इश्यूज तो बढ़ गए। तो इसका मतलब है कि जी पर्पसफुली इंडिया ने उसमें वो डाल दिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी थर्ड इश्यू बन गया है पानी का। तो जब पानी का इश्यू होगा, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का इश्यू होगा, कश्मीर का इश्यू ऑलरेडी मौजूद है, इसके बाद है कि दोनों मुल्कों के बीच में न्यूक्लियर सबसे बड़ा इश्यू है। तो फोर्थ है इसके जी न्यूक्लियर। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लिस्ट बनाते जाएं तो फिर फिफ्थ ये है कि जी क्लाइमेट, फिर सिक्स ये हो जाएगा कि जी हमारे बॉर्डर्स। तो अभी सुने, हम बाकी सुने डॉक्टर सुने, बाकी दुनिया जो है ना, बाकी दुनिया आगे की तरफ जा रही है, अपने इश्यूज को सॉल्व कर रही है। आज वो सीरिया के अंदर एक डिक्लेयर्ड दहशतगर्द को सदर मान रहे हैं, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, सुने ना, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो भी सीज फायर लाइन है। अरे भाई, हमने परवेज मुशर्रफ को भी सदर माना था, हमने मैं कह रहा हूं कि सदर माना था। वो आपका इंटरनल मैटर है, हम खुमैनी को भी सदर मानते हैं, उनका इंटरनल मैटर। हम क्यों देने जाए भाई दुनिया के चौराट करने? आपका क्या लेना देना है भैया? आप उसकी एग्जांपल दे रहे हो। आप मुझे अभी आप कह रहे थे ना इश्यूज की बात, मैंने आपको बताया कि इश्यूज कम नहीं हो रहे, इश्यूज बढ़ रहे हैं, और बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान उनको बढ़ा रहा है। मेजर साहब आप सुन लीजिए ना, 18 मिनट बोले, मैं तहम्मुल से सुनता रहा, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सुना मैंने। आपके प्रश्नों को मैं रिफ्रेम करता हूं, जरा आप अपने लोगों से पूछ लीजिएगा। पहले 20 मिनट आपने करे, पहले आधा मिनट जो भी आधा टाइम था आपने कैरेक्टराइज किया, इंडिया ये करे, इंडिया वो करे, इंडिया हमारे हिसाब से करे। ये मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों। खैर एनीवेज, कि जी इंडिया इज एलिफेंट इन द रूम, इंडिया अपने ये बिहेव नहीं कर रहा, इंडिया ऐसे नहीं कर रहा, इंडिया वैसे नहीं कर रहा। भाई क्यों करे भाई इंडिया आपके हिसाब से? आपको नहीं समझ में आ रहा, आप अपना बिहेवियर ठीक करो। सारी दुनिया का ये मैटर होता है, ये प्रिंसिपल होता है कि यू कांट कंट्रोल अदर, यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ। अब आपकी पहली परेशान तो आई कुडंट अंडरस्टैंड की प्रश्न क्या। आप ये कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं वैसे बिहेव करो। अब वो हमें नहीं पता भाई आप क्या चाहते हैं। नहीं, अभी वन लाइनर 2016 से 2025 तक टोटल 4 इंडिया के अंदर अटैक हुए। 2016 में, एक पुलवामा 2019 में, 2025 में ये पहलगाम। ठीक है जी। अब आप उसके ऊपर मिसाइल मार दें पाकिस्तान के ऊपर, तो इंडिया को फिर हम क्या करें? फिर हम वापस मुक्के ही मारेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया को चाहिए कि ओवर ब्लो ना किया करे इश्यूज को। मेजर साहब, आप इंडिया को मुक्के मारने लायक नहीं रहते जिस दिन इंडिया अटैक आपकी आर्मी पे करेगा।
आप मुक्का उठा तक नहीं पाएंगे। अभी मुक्के पड़े नहीं है मेजर साहब, मुक्के इसलिए पड़े क्योंकि हमने आपको दे दिया सरप्राइज। हमने आपको ये नहीं कहा कि हम आपके आर्मी के इंस्टॉलेशंस पे अटैक करेंगे। हमने कल तक आप कह रहे थे कि जी आपने 14 जगह पे अटैक किया है, नूर खान पे, फलां जगह पे सैटेलाइट फोटोज आ गई, सब कुछ आ गई। आज आप कह रहे हैं कि जी वो नहीं मारे। क्या बात है साहब? सुन लीजिए, जिस दिन भारत पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक करेगा ना, आप 1 घंटे से ज्यादा नहीं लड़ पाएंगे। ये अभी यार आपने 12 दिन का ऐलान करके अटैक किया ना, आप 1 घंटे की बात कर रहे हैं, आपने 3 दिन अटैक किया। क्या कर लिया? पाकिस्तान की आर्मी से लड़ाई नहीं लड़ी थी हमने, आतंकवादियों पे अटैक किए थे हमने। जिसको आप सिविलियन कह रहे हो, आप कह रहे हो कि आपने हमारे सिविलियन पे अटैक किया। यार डॉक्टर साहब, उसके बाद आपने ये कोशिश की कि जी हम अटैक करें और हम आगे से कुछ ना करें। जब पाकिस्तान ने आपके जहाज गिरा दिए, आपने इनके बेसिस पे अटैक किया। बर्बाद कर दिया। इंडियन एयरफोर्स बर्बाद हो चुकी है। 1971 में हम हार चुके हैं। सुन तो लीजिए ना, अभी 1971 पे चल मेरी बात तो सुन लेना मेजर साहब। जिस दिन इंडियन आर्मी ये डिसाइड, 1971 वाले भी अभी बेस बना रहे हैं ना, वहां पे भी वो गर्दन आपकी दबा रहे हैं ना, ये सुलीगुरी के ऊपर। अच्छा, वो दबा रहे। जिस दिन हम गर्दन दबाएंगे ना उनकी, ढाका और जो हिंदू वाला एरिया है वो हम लोग यही शांति रखते हैं। हमने नहीं करते भाई। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों की गर्दन हम यूं तोड़ सकते, नहीं तोड़ते हम। ये हमारी नहीं तोड़ सकते। मैं कह रहा हूँ आपको तो व्हाट्सएप सुने, वो 1971 की बात थी। अभी इस टाइम पे, अभी सुन रहे, अभी इस टाइम पे आप मगरब में भी फंसे हुए हैं, पाकिस्तान में, और मशरक में भी फंसे हुए हैं, बांग्लादेश में। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री कभी अमेरिका भाग रहे हैं, कभी जो है ना वो उधर ब्रिक्स। मेरे हिसाब से फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान को खतरा है कि हिंदुस्तान पीसेस में डिवाइड ना हो जाए। हिंदुस्तान, एक बात मैं आपको बताता हूं, एक कहानी थी रक्त बीज की। हिंदुस्तान पीस में डिवाइड होगा, फिर हिंदुस्तान ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, इस्लाम को छोड़ के।